हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अकाउंटेंसी कर रहे थे और आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में पोर्शन स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी कि हम 5 वीडियोज़ में अपना पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। 5 वीडियोज़ का मतलब है कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज से। और ये रिक्वेस्ट है बच्चों से कि देखिए, आप बहुत सारे बच्चे ऐड हैं टेस्ट सीरीज में, लेकिन वो फिर भी टेस्ट नहीं देते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर जब लाइव क्लास चलती है, लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसमें बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं वो बच्चे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका सिर्फ एक हफ्ता बचा है, 8 दिन बचे हैं आपके एंट्रेंस के, तो प्लीज़ 10 दिन है वैसे तो अगर देखा जाए आज से, लेकिन मैं 8 दिन ही मान रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर इस पूरे यहाँ से आज 19 से लेकर 28 तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 29 में आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर होगे। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी क्या है? कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको जो चीज़ नहीं भी आती आप उसको ट्राई करते हो, और जब कॉन्फिडेंट नहीं होता तो जो चीज़ें हमें आती हैं हमसे वो भी नहीं हो पाती। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। जितना सिलेबस तैयार किया है, जितना सिलेबस पढ़ा है, उसको रिकैप रिवाइज करते रहिए और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं टेस्ट सीरीज में, क्योंकि आपको पता है जो टाइप करते हैं उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो अक्सर हो भी जाती हैं, तो उसकी वजह से आप लोग परेशान ना हो। बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि कम से कम मिस्टेक्स रहें या बिल्कुल एररलेस आपके पास टेस्ट सीरीज पहुंचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास में नेशनल इनकम। तो मैंने बताया था इसको हम 5 पार्ट्स में इसको हम बांटेंगे और 3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में आपने क्लास 12th में 4 चैप्टर्स पढ़े थे। ये एक यूनिट था, इसमें एक सर्कुलर फ्लो पढ़ा था आपने, दूसरा पढ़ा था कि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो, तीसरा पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, एंड द लास्ट वन इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये 4 चैप्टर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एक यूनिट कवर करके बनता है नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेशनल इनकम। ओके, सो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हमें दे रखा है गुड्स। ठीक है, तो गुड्स की अगर मैं बात करूं, गुड्स क्या है? गुड्स वो चीज है जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कि गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपनी क्या होती है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? वो जो कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड करे और जिससे कंज्यूम करके कंज्यूमर को क्या मिले? यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो गुड्स क्या है? इन इकोनॉमिक्स अ गुड इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट man-made that could command a price in the market, and these are the materials that satisfy human wants and provide utility. नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स को बनाने में जिन गुड्स की हेल्प ली जाती है वो गुड्स कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, फाइनल गुड्स की बात करते हैं। फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज। ओके, वो क्या है? रेडी हैं, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, अब हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। एंड व्हाइल वी एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वी कंसीडर ओनली द फाइनल गुड्स। ओके, हम कौन से गुड्स को कंसीडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसीडर करेंगे जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, और फाइनल गुड्स की 2 वैरायटीज हो सकती हैं। फाइनल गुड्स को पहचानने के 2 तरीके, या तो ईदर फॉर कंजम्पशन पर्पस, या तो हमने उनको कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करना है, या फिर और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है, और उसके अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो रीसेल पर्पस के लिए होंगे या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे। ओके, ईदर फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो हम उन्हें रीसेल करेंगे या फिर उनको हम फर्दर प्रोड्यूस करेंगे। लाइक अगर कोई एक स्वीट शॉप वाला है, ठीक है, अगर उसको मिल्क चाहिए तो मिल्क से वो क्या करेगा? उसको फर्दर प्रोड्यूस करके उससे क्या बनाएगा? मिठाइयाँ बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंटरमीडिएट गुड्स में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स और किसको कंसिडर करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स सपोज करो अगर स्कूल में या कहीं पर भी अगर कोई कोल माइंस है, अगर उसमें कोयला यूज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई चिमनी है,
ठीक है, चिमनी है, उसमें कोयला यूज हो रहा है ग्लास बनाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपके पास मान लेते हैं 5000 क्विंटल्स अगर आपके पास कोल है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने सिर्फ 3000 क्विंटल्स यूज्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, और नेक्स्ट ईयर में कितना बच गया आपका 2000 नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो ये जो 2000 नेक्स्ट ईयर में बच गया, इसको हम कंसिडर करेंगे फाइनल गुड्स। क्या कंसिडर करेंगे? फाइनल गुड्स। और ये 3000 जो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जैसे आप लोग की बुक में शायद जो लोग संदीप गर्स के पढ़ो जिन लोगों ने, उनकी बुक में एक एग्जाम्पल होगा चॉक एंड डस्टर यूज बाय स्कूल। अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और अगर वो नेक्स्ट ईयर में भी यूज किया जा रहा है उसका कोई पार्ट, तो फिर वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है? ये फिजिकल स्टॉक है जो हमारे साल के दौरान में होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का और दूसरा नाम क्या है? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से क्या माइनस कर दें? ओपनिंग माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन स्टॉक। अब आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन वो है कि जो हमारी फिजिकल एसेट पे लगेगा, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एसेट को या किसी पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स को अगर हम यूज करते हैं, तो वियर एंड टियर लगेगा उस पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। या फिर ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए, पासेज ऑफ टाइम हो जाए, तो इन रीजंस की वजह से हमारे कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर मैंने कोई आज प्लांट खरीदा, दैट इज कैपिटल गुड्स, अब उसको मैं यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो उस पर क्या चार्ज हो रहा है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है? एक तरीके का लॉस है। डेप्रीसिएशन क्या है बच्चों? एक तरीके का क्या है? लॉस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक, इन्वेस्टमेंट तो पढ़ा था, ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करेंगे तो इसके अंदर डेप्रीसिएशन एलिमेंट जरूर होगा। जैसे मैंने कोई एक कैपिटल स्टॉक या कैपिटल गुड्स एक्वायर किया 5 लाख रुपीस का, अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने उसको यूज किया और उस पर 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी? 4 लाख रुपए। लेकिन ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू जिसको मैंने परचेज किया था, तो परचेज मैंने कितने में किया था? 5 लाख रुपए में। लेकिन आज अगर मार्केट में उसकी वैल्यू देखें तो 4 लाख है, बिकॉज उस पर 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन लग रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस ग्रॉस वैल्यू के अंदर एक जो डेप्रीसिएशन क्या होता है? इंक्लूड होता है, जो कि 5 लाख के अंदर 1 लाख का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, ओके। जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर डेप्रीसिएशन एक्सक्लूड होता है। तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से वो एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा, कौन सा? डेप्रीसिएशन का। तो 5 लाख में से 1 लाख डेप्रीसिएशन माइनस कर दी, तो आज नेट वैल्यू कितनी बची? नेट इन्वेस्टमेंट कितने बचे? 4 लाख रुपए के। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई कि जब आप ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे एंड वाइस वर्सा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो की। अगर हम बात करें, स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो पॉइंट होता है, वो स्टॉक वो चीज है, वो वेरिएबल है जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइम पीरियड, इसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ओके। अब जैसे मैं आपसे कहूं स्टॉक का अगर एग्जांपल दूं, मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो आई इन्वेस्टेड ₹1 लाख, ठीक है, इन आवर बिजनेस, इन माई बिजनेस। मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा लगाया है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स का पता चलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो इज दैट वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो वो वेरिएबल है जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लॉसेस कब पता चलेंगे? एक टाइम पीरियड के बाद। सेविंग्स कब पता चलेंगे? एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसका मतलब यहां पर स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। नेशनल इनकम इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो, नेशनल इनकम इज द एग्जांपल ऑफ फ्लो, बट नेशनल वेल्थ इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, और जो मैं बोल रहा हूं आपको लगता है दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन, उसको आप नोट डाउन करें। एंट्रेंस में आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, ओके। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस इनकम का सर्कुलेट होना, इनकम का फ्लो होना। इनकम क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, और इनकम का सर्कुलेट होना बहुत अच्छी चीज होती है कि मनी
इकोनॉमी में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। अगर मनी का फ्लो रुक जाए तो जीडीपी भी, इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इनकम का फ्लो कैसे होता है। इनकम का फ्लो अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एक होता है फर्म और एक होता है हाउस होल्ड। ओके, एक होता है फर्म और दूसरा कौन सा होता है, हाउस होल्ड। तो मैं समझाता हूं आपको, एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। तो हमारे पास एक होगी फर्म और दूसरा कौन होगा, हाउस होल्ड। अब देखो होगा क्या, बेसिकली हाउस होल्ड मतलब हम लोग, हम क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज किसको रेंडर करेंगे, हम अपनी सर्विसेज किसको रेंडर करेंगे, फर्म को। ठीक है, रेंडर सर्विस, हम अपनी सर्विसेज किसको रेंडर करेंगे, रेंडर सर्विस किसको करेंगे, हम फर्म को, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटल को कैसे डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर फर्म इनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, तो इनको क्या देगी इसके बदले में, फैक्टर पेमेंट्स। क्या देगी इनको, फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में देती है, लैंड पे क्या देती है, रेंट, लेबर को क्या देती है, वेजेस, कैपिटल पे क्या देती है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या देगी, प्रॉफिट। तो ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अब फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसको दे देगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। अब हाउस होल्ड सेक्टर इसके लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब यहां पर मनी का फ्लो भी हो रहा है, यहां पर किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो भी हो रहा है और रियल फ्लो भी हो रहा है। मनी फ्लो का मतलब मनी का फ्लो, रियल फ्लो का मतलब फिजिकल चीजों का फ्लो। ठीक है, किसका, अब देखो पहले सर्विसेज फ्लो हो रही थी, पहले सर्विसेज कहां से फ्लो हो रही थी, हाउस होल्ड से फर्म के पास। फिर फर्म ने इनकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां फ्लो हो रही है, फर्म टू हाउस होल्ड। तो जहां पर मनी का फ्लो हो रहा है वो कहलाता है मनी का फ्लो, जहां पर सर्विसेज और गुड्स का फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। दैट्स इट, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज लीकेजेस। तो लीकेजेस का मतलब होता है विड्रॉल्स। लीकेजेस का मतलब क्या होता है, विड्रॉल्स। अब देखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा क्या कर लो, विड्रू कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्सेस, आप टैक्सेस पे करते हो तो विड्रू कर लिया। सेविंग्स, आप सेविंग्स करते हो तो इसका मतलब आप घर में पैसा ज्यादा बचा रहे हो। तो घर में जब ज्यादा पैसा बचा रहे हो तो इकोनॉमी में पैसा कम पहुंच रहा है, मतलब आपका कंजम्पशन कम है। एंड इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट का मतलब क्या है, आउटफ्लो होगा पैसे का, तो लीकेज हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, मतलब हमारे पास से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का मतलब होता है एडिशंस। इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, एडिशंस, मतलब हमने और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, हमने बाहर से पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इंजेक्शंस, कि हम और पैसा लगा रहे हैं, दैट इज एडिशंस। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, इट इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक टेरिटरी और अ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोलते हैं इसको, इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पोर्शंस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब ये क्या है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी है जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, जहां पर क्या है, गुड्स कैपिटल क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटायर जितना कवर अप होगा उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेसिस एटसेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। इफ देयर इज एनी इंडियन एम्बेसी, इफ इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडियन एम्बेसी है और वो कहां सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, अगर कोई बेस है, अगर कोई मिलिट्री बेस है, ठीक है, अगर कोई मिलिट्री बेस है अब्रॉड में, कहां का, इंडिया का, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है अगर इंडियन है। शिपिंग वेजल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है, वो पार्ट है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रेजिड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, जो क्या है वहां पे रहता है और क्या है, उसका वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। एक्सेप्शंस में क्या क्या आ सकते हैं, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स वो एक्सेप्शंस में आएंगे। कमर्शियल ट्रेवलर्स, टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स एटसेट्रा, जो ट्रेवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बाहर के, वो यहाँ पे कवर अप नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन में आता है। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, यूएनओ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यहाँ पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इसकी एक्सेप्शंस के अंदर कवर अप होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करेंगे, ठीक है।
तो देयर आर टोटल 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम स्टूडेंट्स, टोटल देयर आर 8 एग्रीगेट्स। तो 8 एग्रीगेट्स कैसे होंगे वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। 8 एग्रीगेट्स 4 होंगे नेशनल के और 4 होंगे डोमेस्टिक के, 4 एग्रीगेट नेशनल के और 4 एग्रीगेट डोमेस्टिक के। नेशनल के एग्रीगेट होंगे NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी नेशनल के देख रहे हैं तो NNPMP, क्या होगा NNPMP, ओके NNPMP, GNPMP, GNPFC और NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलते हैं। NNP एट FC को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम के 4 एग्रीगेट होंगे, ठीक है। GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NDP एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एंड NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? और डोमेस्टिक इनकम भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर टोटल 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, 4 किसके हैं? नेशनल के, ठीक है, और 4 किसके हैं? डोमेस्टिक के। तो उन एग्रीगेट्स का नाम मैंने आपके साथ शेयर बता दिया कि क्या क्या है, ओके। NNPFC इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम, NDPFC इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो प्लीज मेंशन करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ प्लीज टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम लाना चाहते हैं AMU एंट्रेंस में, तो अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हैं। डेली 6 to 8 आवर्स आप पढ़ लीजिए, अभी सिर्फ 6 से 8 घंटे, पूरे 1/3 की बात कर रहा हूं मैं, पूरे 24 घंटे में 1/3 आप पढ़ लीजिए। फिर देखिएगा अगर आपका एक बार ग्रेजुएशन में हो जाता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं से फिर आप PhD स्कॉलर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पास एक यहाँ पर एक बार आपको लाइन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, और नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहां पर मैं आपको और चीज समझा दूं। देखो बेसिकली यहां पर हम 3 चीजों को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर क्या पूछा जा सकता है, तो मैं 3 चीजों को कंसीडर करूंगा आपके साथ, ठीक है। और जहां प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे जरूर पूछें, ठीक। देखिए मैं अभी क्या समझाने वाला हूं आपको, ये 12th क्लास में बहुत अच्छे से भी किया होगा आपने शायद, है ना। एक हमारे पास टर्म होगी NFIA। NFIA होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यस सर हमें पता है। एक होगा हमारे पास डेप्रीसिएशन, एक होगा हमारे पास NIT, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स होंगे, इन 3 एलिमेंट्स को ही हम प्लस माइनस करेंगे। NFIA कैसे कैलकुलेट होगा? इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे इनकम टू अब्रॉड। वो इनकम जो इंडिया में बाहर से आ रही है दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो इंडिया से बाहर जा रही है दैट इज कॉल्ड इनकम टू अब्रॉड। दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया था ग्रॉस और नेट में काम आता है, एंड डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कैसे कैलकुलेट होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर दो? सब्सिडीज माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? NIT कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिएगा किस किस चीज के लिए काम आएगा। NFIA कब काम आएगा? अभी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में, किसमें काम आएगा? डोमेस्टिक को और नेशनल को कन्वर्ट करने में। डेप्रीसिएशन कब काम आएगा? यस सर अभी तो बताया था आपको, ग्रॉस और नेट में, ठीक है। NIT किस में आएगा काम? मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में। ये कन्वर्जन की बात बता रहा हूँ। अगर आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हो तो NFIA को, तो देखो NFIA को क्या करेंगे? डोमेस्टिक में माइनस, और नेशनल में क्या करेंगे? प्लस। अगर आप नेशनल कैलकुलेट कर रहे हो, नेशनल एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो NFIA को आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप डोमेस्टिक एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेप्रीसिएशन है और अगर आप ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रॉस वैल्यू, तो डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? प्लस। और अगर आप नेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आप NIT कैलकुलेट करते हो, सॉरी
आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हो, मार्केट प्राइस, तो एनआईटी को क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, और अगर आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनआईटी को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों प्लस करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी या नेशनल इनकम, बताइए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम। तो जब कम से ज्यादा पर आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करते हैं, और ज्यादा से कम पर जाएंगे तो डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस करेंगे। ग्रॉस वैल्यू ज्यादा होती है तो नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे, इसलिए प्लस कर रहे हैं, और जब ज्यादा से कम पर आएंगे तो इसलिए माइनस करेंगे। यही रीजन होते हैं हमारे पास। बताओ मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, मार्केट प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, एनआईटी, उसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इसलिए वो बढ़ जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे क्या किया, प्लस किया है। और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है कि कितने में बनकर तैयार हो गया था, तो उसमें से एनआईटी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है। तो ये हमने क्या है, तीन चीजें देखी, एनएफआई, एनआईटी और डेप्रीसिएशन। कन्वर्ट करने में कब किसको प्लस करेंगे, कब किसको माइनस करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक एग्रीगेट से आपको समझा देता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्रीगेट है, मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या है एक एग्रीगेट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन मुझसे ये कहता है कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम का, कन्वर्ट करिए इसको कैसे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जीडीपी एफसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड है, जो एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, उसको लेफ्ट हैंड पे लिखिए। क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है, एनएनपी एट एफसी। क्या दूसरा नाम है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्रीगेट, क्या है, जीडीपी, जीडीपी, और इसको एफसी की जगह मैं मार्केट प्राइस कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें समझ में आ जाएंगी फिर। ओके, ये है मार्केट प्राइस। अब देखना जरा, ये होता है ग्रॉस। ग्रॉस को किस में चेंज कर रहे हैं, नेट में। अब देखो ग्रॉस को किस में चेंज कर रहे हैं, नेट में। तो जरा चेक करो, ग्रॉस को नेट में चेंज कर रहे हैं, ग्रॉस को किस में चेंज कर, नेट में। तो नेट है यहाँ पे, नेट, नेट चाहिए तो नेट में क्या करेंगे, माइनस। किसको माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन को। तो मैं यहाँ पे किसको माइनस कर देता हूँ बच्चों, यहाँ मैं डेप्रीसिएशन को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई। यहाँ ये डोमेस्टिक है और ये क्या है यहाँ पे, नेशनल। अब देखो नेशनल चाहिए हमें, नेशनल चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस। किसको प्लस करेंगे, एनएफआई को। हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये तो। ठीक है, एनएफआई को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो मैंने एनएफआई को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, मार्केट प्राइस को किस में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस को किस में, फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर कॉस्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। किसको माइनस करेंगे, एनआईटी को। तो माइनस क्या कर दिया, एनआई। तो इसका मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी। ओके चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो ये हमने ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद हमारे पास आता है methods of calculating or estimating national income. तो there are total three methods estimating national income. An organization who estimate the national income, that is CSO, Central Statistical Organization, Central Statistical Organization। ठीक है, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास इनकम मेथड। सबसे पहले क्या है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में स्टेप वन में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम तीन चीजों को टोटल करेंगे, तीन चीजों को ऐड करेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हम डोमेस्टिक इनकम में तीन चीजें ऐड करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस क्या होता है कि जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या हो सकता है, वो तीन चीजें आती हैं उसमें, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, कि भाई उसका एम्प्लॉय एक दिन रिटायर होगा तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी कुछ सोचकर चलता है उसका एम्प्लॉयर, जैसे ग्रेचुटी, जैसे प्रोविडेंट फंड। तो ये किसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो पार्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं बच्चों। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं, तीन चीजें, एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में दो पार्ट करे हमने। एक तो होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रॉयल्टी की इनकम हो सकती है और इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, ठीक है, ओके। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक ही चीज क्या, दैट इज प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। लेकिन हाँ, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एक होता है डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। तो ये 3 पार्ट इसके प्रॉफिट के, इसके 3 पार्ट कौन से, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, हमने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। अब डोमेस्टिक इनकम से क्या चाहिए हमें, नेशनल इनकम। तो मतलब एनएनपी एट एफसी, तो क्या करेंगे, एनडीपीएफसी है हमारे पास, तो सिर्फ डोमेस्टिक को किसमें चेंज करना है, नेशनल में। तो सर अभी तो बताया था आपको कि एनएफआईए को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बस ये आ गई हमारे पास नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। दिस इज द सिंपल मेथड, ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड में हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जितने भी तीनों सेक्टर होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिन्होंने भी वैल्यू एडिशन किया उन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं वो जरा समझिएगा। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जीवीए एट मार्केट प्राइस, और ये बराबर होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस के, ठीक है। कैसे वैल्यू एडिशन होता है वो मैं आपको बताता हूं। जीवीए कैसे कैलकुलेट होगा, जीवीएएमपी इज इक्वल्स टू जीवीओएमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, जीवीओएमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स में क्या ऐड कर दो, चेंज इन स्टॉक। भाई आउटपुट की वैल्यू पूछी गई है कि वो कितने में सोल्ड आउट हुआ है, और अगर उसका कुछ हिस्सा बच गया तो उसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सेल्स का मतलब क्या है, तो मैं आपको सेल्स का मीनिंग बताता हूँ। सेल्स का मतलब सेल्स टू फर्म, सेल्स का मतलब क्या होगा, सेल्स टू फर्म, सेल्स टू हाउस होल्ड, ओके, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू गवर्नमेंट। हमने फर्म को बेचा, हाउस होल्ड को बेचा और गवर्नमेंट को बेचा, एंड हमने कहां बेचा, दूसरे कंट्री में। मतलब क्या करा हमने, एक्सपोर्ट किया। क्या किया हमने, एक्सपोर्ट। सेल के अंदर ये सारी चीजें कवर अप होंगी चारों। अगर मैं आपसे बात करूं डोमेस्टिक सेल की, अगर मैं आपसे क्या बात करूं, डोमेस्टिक सेल की, तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट नहीं आएगा, बाकी तीनों आएंगे। तो अगर कभी भी डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो तो एक्सपोर्ट को अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको, और अगर सिर्फ सेल्स गिवन हो तो सेल्स के अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में याद रखना कभी भी इसमें कैपिटल आइटम्स नहीं आएंगे, क्योंकि कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आ सकता है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेजेस फ्रॉम फर्म, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, ओके। अगर डोमेस्टिक परचेजेस गिवन है तो इंपोर्ट्स को एक सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली इंक्लूड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंपोर्ट इंक्लूडेड है, लेकिन जब डोमेस्टिक परचेज की बात आए तो इंपोर्ट को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो बचता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजों को सम करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई, या फिर मैं इनको और बोल सकता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं सी को क्या बोल सकता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या ये प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन है। मैं आई को बोल सकता हूं जीडीसीएफ, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं जी को बोल सकता हूं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और मैं एनई को बोल सकता हूं नेट एक्सपोर्ट। एनई को क्या बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन 4 चीजों को ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। बाकी सारी चीजें गिवन होंगी, प्रॉब्लम आती है मेन जीडीसीएफ में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन में दे रखा होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये नेट है, तो नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए किसको ऐड किया था हमने, डेप्रीसिएशन को। किसको ऐड किया था, डेप्रीसिएशन को हमने क्या किया था, ऐड किया था। या कभी जीडीसीएफ और कैसे कैलकुलेट करना हो सकता है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या ऐड करेंगे इसमें हम, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको बस ऐसे ही याद रखना आप लोग कि सर ये क्या चीज़ आ गई, इसको बस ऐसे ही याद रखना है आपको कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, उसको नोट कर लेना और उसको याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर इन तीन चारों को ऐड करें देन वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा हमें, जीडीपी मिलेगा एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी मार्केट प्राइस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेशनल इनकम में। तो कैसे कन्वर्जन होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है ना, कैसे कन्वर्जन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है इतना, ओके। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ ले, मैं चैट बॉक्स में आपका आंसर कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब क्या है, कॉल्ड नेशनल नॉमिनल नेशनल इनकम when goods and services produced by normal resident within and outside of country in a year valued at current year price, that is current year price, national income at current price, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू Q into P. What is Q? Quantity of goods. And what is P? Price. Okay. What is P? That is price. National income at constant price का मतलब क्या, it is called as real national income. अब क्वेश्चन पूछ ले real national income का दूसरा नाम क्या है, तो national income at constant price. When goods and services produced by normal residents within and outside of a country in a year valued at constant price, that is base price. ठीक है, तो base price समझ में आ गया कि base price का मतलब constant price। और ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, Y इज इक्वल टू क्यू पी। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और पी का मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। बेस ईयर लेके चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, बेस मानेंगे किसी ईयर को। ओके, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट है हमारे पास डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आती है कि हम एक ही गुड्स को दो बार कंसिडर कर लें। जैसे एक बार वो इंटरमीडिएट गुड्स था तब हमने उसको ले लिया, जब वो फाइनल गुड्स बन गया हमने तब भी ले लिया, तो क्या हो गई, डबल काउंटिंग। इसलिए डबल काउंटिंग के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, फाइनल गुड्स को, और फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको वैल्यू एडेड के, तो ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, जैसे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, ये डिस्कस कर ली। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम ये भी डिस्कस कर ली मैंने आपसे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके क्या क्या पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो नेट नेशनल डिस्पोजेबल NNDI या DY, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड नेट नेशनल NNP एट मार्केट प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, दैट इज NNP MP। अब इसका मतलब क्या है, डिस्पोज का मतलब है खर्च करना, कि अपनी नेशनल इनकम को हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खर्चे के लिए जो इनकम होगी हमारे पास। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये ग्रॉस इनकम है, ये टोटल इनकम है जो किसके लिए अवेलेबल है, डिस्पोज के लिए क्या है, अवेलेबल है। ओके, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो नेट इनकम है हमारे पास किसके लिए, डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो डिस्पोज का मतलब ही याद रखना क्या होता है, खर्च करना, ठीक है। ओके, ये वैल्यू एडेड के फॉर्मूलेज आ गए स्टूडेंट्स आपके पास, वैल्यू एडेड के फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ये मैंने आपसे 4 चैप्टर डिस्कस किए यहाँ पे, एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा हमारे पास क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग जो भी टर्म्स थे वो, तीसरा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सो ये था स्टूडेंट्स आपका एक पूरा यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने पूरा चैप्टर, पूरा एक यूनिट देखा, दैट इज नेशनल इनकम। अब इस रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा असाइनमेंट में, उनका आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग ये हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा, तो हमने यूनिट वाइज इसको बांटा है, ठीक है, क्लियर है इतना। सो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।